लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अब लोग न्याय की बात सुनना चाहते हैं क्योंकि 10 साल हो गए और 10 साल का अन्याय बहुत होता है। और उस अन्याय का ये कारण है कि आज इस देश इस कगार पे पहुंच गया कि अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन ना दीजिए तो वो भूख से मर जाएंगे। ये मुद्दे हैं। आप सबकी ज़रूरतें एक हैं और लोग समझते हैं इस बात को। मेरा पूरा मानना है, मेरा पूरा विश्वास है कि यात्रा और प्रखर होगी और तेज़ होगी और कारवां और बढ़ता ही जाएगा आगे चलते, क्योंकि 10 साल से खोखले दावे झूठे जुमलों से जनता उकता चुकी है। रोजगार मांगते हुए युवा को आप कहते हैं तुम पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तलने का तेल तो आपने 220 कर दिया, गैस का जो दाम है वो 1000 रुपये पर है। रोजगार मांगने युवा सड़क पर उतरता है, आप उस पर लाठियाँ बरसाते हैं। नारी सुरक्षा की बात कर लीजिए आप, तो आपने जघन्य अपराधों के दोषियों को अपनी गोदी में बिठाया हुआ है। उसके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है। किसानों की बात कर लीजिए, आप कहते थे कि भाई दुगनी हो जाएगी इनकी आय, 27 रुपये कमा रहा है किसान। श्रमिकों की बात कर लीजिए, 1/4 जो हिंदुस्तान में आज आत्महत्याएं हो रही है उसमें से 1/4 श्रमिक कर रहे हैं। तो उनकी आय बढ़े, उनका सम्मान हो, उनके जो कुशाग्रता है उसको प्रखरता मिले, इसलिए हम ये न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये 5 बड़े स्तर। आज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो 16 साल में सबसे कम है। आज बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी है, महंगाई मुंह बाय खड़ी। उसके बारे में कहाँ समाधान है सरकार के पास? आपने ममता दीदी का क्योंकि स्पेशली नाम लिया, यही सवाल कल राहुल जी से प्रेस वार्ता में पूछा गया था और उन्होंने बड़े साफ तौर से और बड़े बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा था कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनके लोग भी कभी बयान देते हैं, हमारे लोग भी दे देते हैं, लेकिन पर्सनल उनके लेवल पर और जो गठबंधन के तौर पर आपस में बातचीत हो रही है उससे ज़रूर कुछ समाधान निकलेगा, उससे ज़रूर हम लोग एक साथ दिखेंगे आपको खड़े हुए। जब राहुल जी ने ये यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इतनी ज़बरदस्त मांग थी भारत जोड़ो यात्रा की पूर्व से पश्चिम तक, उसी की वजह से हम ये यात्रा कर भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा भी है। असम में तानाशाही बहुत दिखाने, अब इसको देखकर शायद तानाशाही कम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। उनके अहंकार को चूर करने के लिए हमने बैरिकेड तोड़ दिया, हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिया, इसीलिए राहुल जी उनको बब्बर शेर बुलाते हैं। बहुत सारी रैली भी देखिएगा, बहुत सारी साझा संवाद भी देखिएगा होते हुए। अभी जिन राज्यों में हम जा रहे हैं जहाँ पर हमारे गठबंधन के साथी हैं, मैं उनसे आशा और अपेक्षा रखती हूँ कि वो ज़रूर हमारे साथ आएंगे और वो भी अपने आप में एक मैसेज होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर अब 5वें राज्य असम में है और इस यात्रा को लेकर के जिस तरह से बीजेपी और खास तौर पर असम की सरकार का जिस तरह से व्यवहार दिख रहा है और अब राहुल गांधी पर और उनके कई नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर कर दी गई, तो इस मुद्दे को लेकर के अब क्या कांग्रेस का पलटवार और खास तौर पर राहुल गांधी जिस तरह से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले उन्होंने कहा कि बैरिकेड तोड़ा लेकिन नियम बैरिकेड तोड़ा, कानून नहीं तोड़ा, तो कैसे इस सब के बीच से यात्रा आगे बढ़ेगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ में सुप्रिया जी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? 5वां राज्य असम और राहुल गांधी पर, के सी वेणुगोपाल पर, कन्हैया कुमार पर, कई नेताओं पर एफआईआर कर दी गई। मुझे लगता है ऐतिहासिक यात्रा है। पहले कन्याकुमारी से कश्मीर 4500 किलोमीटर उन्होंने नापे और अब इस देश को एकजुट रखने के लिए और न्याय की गुहार लगाने के लिए जो यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में ख़त्म होगी, करीब 6700 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी। इसमें जो अभूतपूर्व प्रेम जनता का हमें दिख रहा है, चाहे वो मणिपुर से शुरू हुआ हो जहाँ पर जनता पूछ रही है क्या हम इस देश का हिस्सा हैं या नहीं है प्रधानमंत्री से, जहाँ पर जनता ये जानना चाहती है कि 8 महीने हो गए, 8-8 हज़ार के 2 प्लेन हैं प्रधानमंत्री के पास, वो 8 मिनट के लिए भी हमसे मिलने नहीं आते हैं। जिस तरह की वेदना और जिस तरह की पीड़ा हमने मणिपुर पे देखी, बिल्कुल लगता है कि कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए सरकारों की। फिर नागालैंड में जो हमने सड़कों की ध्वस्त हालत देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए थकते नहीं है भाजपाई। आप नागालैंड चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हाल है सड़कों का। उसके बाद जब हम अरुणाचल में गए और वहाँ पर लोगों ने जो हालात बताए, कितना अतिक्रमण है, किस तरह का प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और असम में मेघालय में लोगों ने बताया कि जिस सरकार को वो भ्रष्ट कहते थे, जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच कराना चाहते थे, उसी के साथ हम बिस्तर हो गए दोबारा से। और असम के मुख्यमंत्री ने जो किया, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो आज भी प्रचार प्रसार हमारा ही कर रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार और उनके सिर पर चढ़ा हुआ निरंकुश शासन इस कदर बेलगाम हो चुका है कि वो चुने हुए सांसदों को, चुने हुए नेतृत्व को एक रोड से जाने की अनुमति नहीं देते। वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मैं फलाने को अरेस्ट कर लूँगा, मैं ढिमकाने को अरेस्ट कर लूँगा। वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि इलेक्शन बीत जाए, चुनाव के समय में उनको ले आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक किस्म का निरंकुशता है और ये रिमोट कंट्रोल है जो दिल्ली से चल रहा है। हेमंत जी खुद ये करने के लायक नहीं है
उनको दिल्ली से अमित शाह जी शायद जब कहते हैं खड़े हो जाओ तो वो बैठ जाते हैं, जब बैठने को कहते हैं तो वो लौट जाते हैं। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अमित शाह जी का जो रिमोट कंट्रोल चलता है हेमंत बिस्वा शर्मा में, वो सबके सामने है। लेकिन ये भी सच है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो बिल्कुल देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस यात्रा को विफल करने में। लेकिन जनता उठ खड़ी हुई और जो अभूतपूर्व समर्थन हमें मिला वो खुद धराशायी हो गया। तो जिस तरह से इस एफआईआर के बाद में अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, तो क्या आपको ये भी लग रहा है कि बीजेपी क्या राहुल की गिरफ्तारी तक भी जा सकती है? क्या ऐसी भी कोई आपको लग रहा है कि सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? राहुल गांधी जी पर बीजेपी ने 24 मुकदमे किए हुए हैं, 25वां और कर दे, कर भी दिया गया है। और मुकदमा किस बात का किया गया है? राहुल गांधी जी और हम सब लोग एक रास्ते से गुवाहाटी होकर जाना चाहते थे, उस रास्ते से बजरंग दल की यात्रा निकली, उस रास्ते से जेपी नड्डा की यात्रा निकली, लेकिन हमारी यात्रा वहां से नहीं निकल सकती थी। तो उनके अहंकार को चूर करने के लिए हमने बैरिकेड तोड़ दिया, हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिया, इसीलिए राहुल जी उनको बब्बर शेर बुलाते हैं। लेकिन हमने कानून व्यवस्था का पालन किया और हम जो पूर्व वाला मार्ग था उससे चले गए। किस बात की एफआईआर ये है? एफआईआर इस बात की है कि आपका ईगो हर्ट हुआ है, एफआईआर इस बात की है कि आपका जो अभिमान है वो टूटा है। तो ठीक है, ऐसी आप 1000 एफआईआर कर दीजिए, कांग्रेस के लोग एफआईआर से नहीं घबराते हैं। ये बात शायद हेमंत बिस्वा शर्मा भूल गए। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के बीजेपी सोच रही थी, या बीजेपी के जो समर्थक है वो मान रहे थे कि माहौल पूरा एकदम से बीजेपी में हो जाएगा राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन देखा कि, और आप खुद वहाँ पर मौजूद थी, राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, राहुल गांधी की खबरें चलती रही, और उसके बाद में भी अभी भी यात्रा जो है वो खबरों में है, सुर्खियों में है। तो क्या जिस तरह से बीजेपी उम्मीद कर रही थी उसके अगेंस्ट में आप माहौल बनाने में कामयाब हो पाए? मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई माहौल नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कल एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो न्याय की बात है उसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। उसमें से एक स्तंभ युवा न्याय है, भागीदारी न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है और श्रमिक न्याय है। और हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 10 साल से खोखले दावे, झूठे जुमलों से जनता उकता चुकी है। रोजगार मांगते हुए युवा को आप कहते हैं तुम पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तलने का तेल तो आपने 220 कर दिया है, गैस का जो दाम है वो 1000 रुपए पर है। रोजगार मांगने युवा सड़क पर उतरता है, आप उस पर लाठियां बरसाते हैं। नारी सुरक्षा की बात कर लीजिए आप, तो आपने जघन्य अपराधों के दोषियों को अपनी गोदी में बिठाया हुआ है, उसके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है। किसानों की बात कर लीजिए, आप कहते थे कि भाई दुगनी हो जाएगी इनकी आय, 27 रुपये कमा रहा है किसान। श्रमिकों की बात कर लीजिए, 1/4 जो हिंदुस्तान में आज आत्महत्याएं हो रही है उसमें से 1/4 श्रमिक कर रहे हैं। तो उनकी आय बढ़े, उनका सम्मान हो, उनके जो कुशाग्रता है उसको प्रखरता मिले, इसलिए हम ये न्याय जोड़ो यात्रा करें। ये 5 बड़े स्तंभ है। आपका जो सवाल था, और वो सवाल था माहौल का, मुझे ऐसा लगता है 22 तारीख को भी, और इस बात का मुझे दुख है क्योंकि मैं धर्म को मानती हूँ और मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि एक व्यक्ति असम के जो सबसे प्रमुख संतों में से एक हुए श्री श्री शंकर देव जी के थान जाना चाहते थे, वहाँ पर जाकर वो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे। पहले परमिशन दी गई, फिर परमिशन विड्रॉ कर ली गई। एक तरफ आप मंदिर बना रहे हो और दूसरी तरफ आप लोगों को मंदिर जाने से रोक रहे हैं। मेरे अनुसार तो किसी भी धर्म में पूजा स्थल पे या मंदिर जाने से अगर कोई रोकता है तो उससे बड़ा अधर्मी और पापी कोई नहीं, और ये काम, ये पाप भाजपा ने किया है। मेरा अपना मानना है कि माहौल हम नहीं बना रहे, माहौल वो जनता बना रही है जो भ्रमित नहीं होने वाली है। आप इवेंट करिए, वो इवेंट तो भाई फिल्म स्टार्स के लिए था, वो इवेंट तो बड़े बड़े कलाकारों के लिए था, वो इवेंट उन सब लोगों के लिए जो अपने प्राइवेट जेट में आए, इंडियन इंडस्ट्री के जितने बड़े दिग्गज कारोबारी थे वो थे। आम जनता कहाँ थी उस इवेंट में? राम तो यहाँ बसते हैं ना, आपने तो राम को सिर्फ अमीरों का बना के उस दिन छोड़ दिया था। तो मेरा अपना मानना है कि आप इवेंटबाजी करिए, आप भाजपा का प्रोग्राम करिए, लेकिन देश की जनता की भी बात सुनिए। आज एफडीआई 12 साल में सबसे कम हो गई है। आज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो 16 साल में सबसे कम है। आज बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी है, महंगाई मुंह बाय खड़ी। उसके बारे में कहाँ समाधान है सरकार के पास? लोगों के मुद्दे ही हैं। जाइए, आप लोग तो मिल रहे हैं लोगों से, लोग क्या बात कर रहे हैं? लोग अपने इष्ट की बात कर रहे हैं या लोग रोजमर्रा की रोटी नून की बात कर रहे हैं? लेकिन ये यात्रा अभी जो निकल रही है 100 सीटें हैं, तो आपको लग रहा है कि जो भीड़ आ रही है, माहौल बन रहा है, आप कह रहे हैं कि लोग बना रहे हैं, जैसे भी आप इसको कहिए, क्या सीटों में भी तब्दील हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है ना। 100 सीटें तो यही है। राहुल जी कर्नाटक और तेलंगाना दोनों चले थे यात्रा के दौरान, और वहाँ पर स्ट्राइक रेट आप उनका देख लीजिए।
हम उस दौरान हिमाचल भी जीते थे, लेकिन इतना वो वहाँ नहीं जा पाए थे, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसका एक इफेक्ट तो था ही वहाँ पे। अब लोग कहेंगे कि आप गुजरात हार गए, हाँ हम गुजरात हारे, लेकिन जिस तरह से अब ये 3 राज्य जीते, अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी बात करिए तो राजस्थान में हमारी दशकों में सबसे ज़्यादा सीटें इनकम्बेंट रहते हुए आई। शायद थोड़ी ज़्यादा मेहनत की गई तो हम सरकार बना सकते थे। आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, वो राजस्थान और मिजोरम मिलाकर, तेलंगाना मिलाकर हमारा टोटल वोट शेयर बीजेपी से ज़्यादा रहा। तो मेरा अपना मानना है कि सिर्फ चुनावी आंकड़ों पर इस यात्रा की सफलता को या इसकी असफलता को नहीं नापना चाहिए। मुझे लगता है वो पैमाना दूसरा है। वो पैमाना ये है कि आज उस यात्रा के 1 साल बाद भी लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं। एक शब्द है मोहब्बत, वो आपको हर जगह सुनाई देता है। आप अपने बच्चे को बोलते हैं आई लव यू, आप अपने माँ बाप को बोलते हैं आई लव यू, आप अपने पति पत्नी में आई लव यू बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, जिनके साथ काम करते हैं उनको भी बोलते हैं। पब्लिक पॉलिसी में वो क्यों, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं वो शब्द है? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सफलता है उस यात्रा की कि मोहब्बत आज एक राजनीति में शब्द आ गया। लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अब लोग न्याय की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल हो गए और 10 साल का अन्याय बहुत होता है, और उस अन्याय का ये कारण है कि आज इस देश इस कगार पे पहुंच गया कि अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन ना दीजिए तो वो भूख से मर जाएंगे। ये मुद्दे हैं। तो ये यात्रा के जरिए अब सहयोगी पार्टियों के लिए क्या प्लान है? क्योंकि ममता बनर्जी का जो बयान आ रहा है या ममता बनर्जी के हवाले से जो खबरें इस वक्त में आ रही है, लग नहीं रहा कि बंगाल में जो है वो आपका ममता बनर्जी साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के तो तस्वीर तकरीबन साफ है कि वो तो आ रहे हैं। सहयोगी इसमें कैसे रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी जंप करना ठीक नहीं रहेगा। हमने अपने सारे सहयोगियों को पत्र लिख के आमंत्रित किया है। हमने उनको बोला है कि आप आइए और इस यात्रा में जुड़िए। मुझे पूरी आशा है सब लोग आएंगे। आपने ममता दीदी का क्योंकि स्पेशली नाम लिया, यही सवाल कल राहुल जी से प्रेस वार्ता में पूछा गया था, और उन्होंने बड़े साफ तौर से और बड़े बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा था कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनके लोग भी कभी बयान देते हैं, हमारे लोग भी दे देते हैं, लेकिन पर्सनल उनके लेवल पर और जो गठबंधन के तौर पर आपस में बातचीत हो रही है, उससे ज़रूर कुछ समाधान निकलेगा, उससे ज़रूर हम लोग एक साथ दिखेंगे आपको खड़े हुए। लेकिन सीटों के लिहाज से वो कह रहे हैं कि बातचीत नहीं चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक इस यात्रा का नेगेटिव तो नहीं है? पोस्चरिंग हर जगह होती है, मुझे लगता है थोड़ी पोस्चरिंग वो भी करेंगी, थोड़ी पोस्चरिंग हम भी करेंगे, पर जब सीटों का बंटवारा होगा तो बिल्कुल उन सीटों पर हम सहमति जताएंगे जो हमें लगता है हम जीत सकते हैं। बाकी पे वो जहाँ पे वो जीत सकती हैं वो जताएंगी। अभी से इस पर जजमेंट दे देना, मुझे लगता है जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो 5 सदस्यीय कमेटी बहुत बड़े रूप से कांग्रेस ने बनाई, और इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन चल रहा है उसके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन कुछ नेता, कुछ लोग जो है वो इस बात को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि यात्रा ऐसे टाइम पर हो रही है जब लोकसभा का चुनाव बिल्कुल ठीक सामने है, तो ऐसे में गठबंधन के साथियों के साथ बैठना, सीटें जो है वो फाइनल करना, बड़ी रैलियां करना, वो कैसे हो पाएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी वो सारे काम नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी जी जब पदयात्रा नहीं कर रहे होते या जब बस से नहीं चल रहे होते, लोगों से नहीं मिल रहे होते, अभी राहुल जी क्या कर रहे हैं? बहुत सारी उनकी जूम कॉल्स होती हैं, बहुत सारी उनकी मीटिंग्स होती है। आपने ऑलरेडी देखा कि कितने हमारे लोग मिलने आते हैं उनसे, किसी विचार विमर्श करने के लिए। उनकी अध्यक्ष जी से लगातार बात होती रहती है। तो ऐसा नहीं कि वो उस प्रोसेस से कट गए, ये भी एक जरिया है। आप जनता से ही तो जुड़ रहे। चुनाव क्या है? चुनाव अंततोगत्वा आप जनता से जाकर उसका समर्थन मांगते हैं, जनता से जाकर उनका मत मांगते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई हम सिर्फ एक भक्त मंडली तो नहीं चल रही है यहाँ पर, हम लोग भी राजनीतिक बात कर रहे हैं, राजनीति में जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी हेल्प करेगा हमें। मुझे नहीं लगता कि ये रैली जो आप जिन लोगों से आप मिल रहे हैं यहाँ पर, जिनको आप संबोधित कर रहे हैं, वो रैली का ही तो एक पार्ट है। भाई चुनाव तो इन राज्यों में भी होगा ना, चाहे वो मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, और अब बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जब भी होते होते आगे इन सब राज्यों में भी तो चुनाव होना है। तो ये तो एक्सरसाइज ही पॉलिटिकल है। तो अभी जिस तरह से असम में हम हैं और असम में FIR और ये सब कुछ हुआ, और आप खुद उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि असम में ऐसा है तो उत्तर प्रदेश में पता नहीं कैसा होगा, उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या होगा, यात्रा निकल भी पाएगी कि नहीं निकल पाएगी? नहीं, क्यों नहीं निकल पाएगी? आपने देखा ना कितनी रोकने की कोशिश करी असम में यात्रा को, जनता ने क्या जवाब दिया करारा। तानाशाहों को चुप जनता कराती है, वो हमारा काम नहीं है। जनता उठ के खड़ी हो गई, क्या कर पाए? माहौल दूसरा होगा, उस वक्त समय भी दूसरा होगा, लोकसभा चुनाव और पास आ गए होंगे, तो किससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे बीजेपी को जो है वो जैसे यहाँ पर रोकने की कोशिश। हम भी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारा भी संगठन है ग्राउंड पे, हमारा संगठन सुनिश्चित करेगा कि यात्रा सक्सेसफुल हो, हमारे लोग सुरक्षित करेंगे यात्रा सक्सेसफुल हो, लेकिन सबसे ज्यादा जनता चाहेगी कि हम उनके बीच में जाए। जब राहुल जी ने ये यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इतनी जबरदस्त मांग
मांग थी भारत जोड़ो यात्रा की पूर्व से पश्चिम तक, उसी की वजह से हम ये यात्रा कर भी रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा भी है। असम में तानाशाही बहुत दिखाने की, अब इसको देखकर शायद तानाशाही कम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं पिछली यात्रा में भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया, इस यात्रा में मणिपुर से चल ही रहा हूँ, कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये इस बार पहली बार असम में आकर के हो गया, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति को लगता है, देखिए एक व्यक्ति को लगता है कि उसको अपनी लॉयल्टी दिखानी बड़ी ज़रूरी है, उसको ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि वो भाजपा के रंग में रच बस गए हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि 20 साल उन्होंने कांग्रेस में बिताए हैं। तो हम सब जानते हैं वो कितने बड़े डरपोक, कितने बड़े कायर हैं। बड़ा बड़ा बोलना और कुछ करने में अंतर होता है। भ्रष्ट जो होता है वो ज़रूर कायर होता है। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी शेर की तरह दहाड़ कर बोल सकते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक लांछन कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन हेमंतों के ऊपर पीपी किट का घोटाला है, शारदा घोटाला है, लैंड घोटाला है, भर्ती घोटाला है, मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं बोलती ही जाऊंगी। आप पान खाइए, सुपारी हेमंतों की है। आप अस्पताल जाइए, अस्पताल हेमंतों का है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वो हेमंतों का। आप टीवी देखिए, वो हेमंतों का। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, वो हेमंतों का है। चाय का बागान तो हेमंतों का है। तो आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने घुसकर आप ही से पैसा निचोड़ रहा है, जब वो तानाशाही करता है तो जनता अपने आप दिखती है। ये रिमोट कंट्रोल का काम कर रहे थे और कुछ लोग जो है ये भक्ति करते करते थोड़ा आगे चले जाते हैं। उसमें से एक हेमंतो थे। इनको लगा कि अमित शाह के इशारे पर चलकर इन्होंने हमारी यूएसटीएम यूनिवर्सिटी में कल बंद कराई। सारा कॉलेज बाहर आ गया, सारी यूनिवर्सिटी सड़क पे आ गई, हज़ारों बच्चे एक साथ खड़े थे। राहुल जी ने उनको एड्रेस किया, आगे बढ़ गए और लोगों ने उनकी बात सुनी। तो मुझे लगता है हर तानाशाह कमज़ोर होता है, डरपोक होता है, और वो ये नहीं समझता कि जितना जिस चीज़ को आप दबाइएगा वो उतनी तेज़ी से और उभरती है। आगे क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है? यहाँ पर तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में तो रिस्पॉन्स ठीक दिखा। आगे रिस्पॉन्स आपको लग रहा है कि यूपी बिहार से जब यात्रा निकलेगी, झारखंड उड़ीसा से यात्रा निकलेगी, क्या ऐसा ही रिस्पॉन्स रहेगा या बढ़ेगा? और भी प्रचंड होगा, और भी रिस्पांस बढ़ेगा, और भी प्रचंड होगा। और इसलिए होगा क्योंकि मैं यूपी से आती हूँ और यूपी की राजनीति को मैं समझती हूँ, यूपी के परिवेश को मैं समझती हूँ। यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में बिल्कुल हमारा रिस्पांस और बढ़ेगा इससे। और एक नई ऊर्जा पार्टी को भी मिलती है जब राहुल जी इस तरह से यात्रा लेके निकलते हैं। काडर भी मजबूत होता है और लोग भी समझते हैं कि कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन हमारे मतलब की बात कर रहा है। जो 5 न्याय की हम बात कर रहे हैं, युवा, भागीदारी, महिला, किसान और श्रमिक, वो सब तबके को टच करता है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबकी ज़रूरतें एक हैं और लोग समझते हैं इस बात को। मेरा पूरा मानना है, मेरा पूरा विश्वास है कि यात्रा और प्रखर होगी और तेज़ होगी और कारवां और बढ़ता ही जाएगा आगे चलते हुए। इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहाँ पर कब से रैलियाँ देखने को मिलेंगी? क्योंकि अभी तक कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। एक तरफ अगर यहाँ पर जो है वो माहौल आप कह रहे हैं कि बन रहा है, तो दूसरी तरफ लोग ये भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा तो चल रही है, लेकिन जो एक इंडिया गठबंधन बड़ा बनाया गया, वो उस गठबंधन में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो सीट शेयरिंग की बातें कैसे होती? हर चीज़ मीडिया के सामने आकर, बड़ी रैलियों की जो बात हो रही थी होगी। बट देखिए, रैली का जो समीकरण होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दखल रखती हूँ, रैली का समीकरण बहुत ये देख के किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र है, वहाँ पर किसका कितना प्रभाव है, कौन आपका कैंडिडेट। जब अभी कैंडिडेट नहीं डिसाइड हुआ है तो ये बड़ी बड़ी रैलियाँ करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है एक बार जब लिस्ट आ जाएगी, जब कैंडिडेट्स डिसाइड हो जाएंगे, तो बहुत सारी रैली भी देखिएगा, बहुत सारी साझा संवाद भी देखिएगा होते हुए। अभी जिन राज्यों में हम जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे गठबंधन के साथी हैं, मैं उनसे आशा और अपेक्षा रखती हूँ कि वो ज़रूर हमारे साथ आएंगे, और वो भी अपने आप में एक मैसेज होता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये सुप्रिया सुने थी, जो कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता भी हैं, सोशल मीडिया की चेयरपर्सन भी हैं। लेकिन सवाल अब वही है कि जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर कहती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के नेता जो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस यात्रा से राहुल गांधी को फ़ायदा हो रहा है, इंडिया गठबंधन को भी उतना ही फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्या सीटों के लिहाज से ये उतना ही रिजल्ट में दिखाई देगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, और इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।